नमस्कार दोस्तों। हम सब जानते हैं कि भारत की आजादी के वक्त भारत कई रियासतों में बटा हुआ था। सरदार पटेल ने अपनी कार्यकुशलता से सभी देसी रियासतों को भारत में विलय करवा लिया था, लेकिन अभी भी कुछ रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी, जैसे कि जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। आज हम इस वीडियो में हैदराबाद को कैसे भारत में शामिल किया गया इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, उस वक्त भारत में जितनी भी देसी रियासतें थी उसमें हैदराबाद सबसे बड़ी देसी रियासत थी। हैदराबाद की खुद की आर्मी थी, इसके साथ साथ उनकी खुद की रेल सेवा और अलग से ही डाक सेवा विभाग था। उस वक्त कुल आबादी और उत्पाद की दृष्टि से भी हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा राज्य था। हैदराबाद राज्य का कुल क्षेत्रफल 82,698 वर्ग मील था, जो कि हाल के इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों देशों को भी मिला दे तब भी हैदराबाद का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। हैदराबाद के नवाब थे मीर उस्मान अली खान। टाइम मैगजीन के बारे में तो हर कोई जानता ही होगा। सन 1937 में टाइम मैगजीन ने हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली खान को दुनिया का सबसे अमीर शख्स घोषित किया था। जाहिर सी बात है, कोई भी राजा इतनी सारी सहूलतें छोड़कर किसी भी अन्य देश में शामिल होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हैदराबाद भी ऐसा ही सोचता था। सैयद कासिम रिजवी, जो कि हैदराबाद के निजाम के खास करीबी थे, उन्होंने हमेशा ही निजाम को शासन को जारी रखने की वकालत की और निजाम को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए प्रेरित करते रहे। जब पाकिस्तान से हैदराबाद की दूरी के कारण पाकिस्तान में विलय असंभव साबित होने के बाद रिजवी ने निजाम को स्वतंत्र रहने की हिमाकत की। इसके कारण ही निजाम ने 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जब सरदार पटेल को नवाब के इस फैसले के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत माउंटबेटन से मुलाकात की। माउंटबेटन का मानना था कि नेहरू बातचीत के जरिए निजाम को संभाल सकते हैं, लेकिन पटेल ने इसका यह कहते हुए विरोध किया कि आपका मुकाबला एक लोमड़ी से है। मुझे निजाम पर कतई विश्वास नहीं है। मेरा मानना है कि आपको निजाम से धोखा ही मिलेगा। पटेल निजाम को पूरी तरह जानते थे। पटेल की नजर में उस समय का हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर की तरह था, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। वहीं दूसरी ओर निजाम ने भी माउंटबेटन से मुलाकात की और स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई, लेकिन माउंटबेटन ने उसका अस्वीकार कर दिया। निजाम ने आगे चलते हुए कॉमनवेल्थ नेशन का भी दर्जा प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया, लेकिन उस वक्त की इटली सरकार ने निजाम की इस मांग को भी खारिज कर दिया। निजाम पाकिस्तान से भी संपर्क में थे, जिनमें से उनको काफी मदद की उम्मीद थी, लेकिन यह उम्मीद जल्द ही टूट गई जब निजाम के प्रस्ताव को ने यह कहकर खारिज कर दिया कि हैदराबाद में कुछ मुस्लिम लोगों के लिए वह पूरे पाकिस्तान को जोखिम में नहीं डाल सकते। उसके बाद निजाम के करीबी सैयद कासिम रिजवी ने सरदार पटेल से मुलाकात की। सरदार पटेल ने रिजवी को साफ साफ कह दिया कि आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो भारत में शामिल हो जाओ या फिर जनमत संग्रह करवा लो। उसके बाद सरदार पटेल ने निजाम को भी सीधे सीधे भारत में विलय का आग्रह कर दिया, लेकिन निजाम ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। भारत सरकार ने हैदराबाद के निजाम के सामने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट रखा। आइए जानते हैं यह एग्रीमेंट क्या था। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वह समझौता था जिसमें आश्वासन दिया गया था कि भारत सरकार हैदराबाद की यथास्थिति बनाए रखेगा और 1 वर्ष तक कोई भी सैन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी। इस समझौते के अनुसार भारत हैदराबाद के विदेशी मामलों को संभालेगा, लेकिन सिकंदराबाद में तैनात भारतीय सेना के सैनिकों को हटा दिया जाएगा। हैदराबाद में पहला जैसे व्यवस्था थी वैसी व्यवस्था यथास्थिति रहेगी, लेकिन सिर्फ विदेशी मामले भारत सरकार संभालेगी। इस एग्रीमेंट के जरिए उनको 1 साल का वक्त दिया गया था, जिसमें सोच समझकर अपना निर्णय ले सकते थे। निजाम ने इस एग्रीमेंट को स्वीकार कर लिया और उन पर हस्ताक्षर कर दिया। जब सैयद कासिम रिजवी को निजाम के इस फैसले के बारे में पता चला तो उन्होंने रजाकारों के साथ इस फैसले के खिलाफ भारी प्रदर्शन किया। जब यह एग्रीमेंट किया गया
तो उसकी शर्तों का पालन हैदराबाद स्टेट को करना था, लेकिन सभी धाराओं का हैदराबाद ने उल्लंघन किया। हैदराबाद ने पाकिस्तान के साथ साजिशों को अंजाम देकर गुप्त रूप से 15 मिलियन पाउंड का ऋण लिया। साथ ही साथ हैदराबाद के निजाम एक निजी सेना का भी निर्माण कर रहे थे। अपनी निजी सेना को मजबूत बनाने के लिए जरूरत थी हथियारों की, निजाम उसकी व्यवस्था में भी लग गए थे। सत्ता हस्तांतरण के 2 दिन बाद यानी कि 17 अगस्त 1947 को लंदन में भारतीय उच्चायुक्त कृष्ण मेनन को पता चल गया था निजाम और चेकोस्लोवाकिया के बीच एक गुप्त सैन्य समझौता हो रहा है और हैदराबाद के युद्ध मंत्री अली यावर जंग 30 लाख पाउंड की राइफलें, लाइट मशीन गन, रिवॉल्वर और दूसरे उपकरण की खरीदारी कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल पुलिस नहीं बल्कि हैदराबाद की सेना करने वाली थी। साथ ही साथ निजाम ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए का ऋण देने और कराची में एक व्यापार एजेंट को नियुक्त करने की भी घोषणा कर दी थी। साथ ही साथ निजाम पुर्तगाली सरकार के भी संपर्क में थे ताकि समय आने पर गोवा बंदरगाह का इस्तेमाल किया जा सके। निजाम अपनी आर्मी को काफी सशक्त बनाने में लगे हुए थे। वह किसी भी तरह से हथियारों की आयात करके अपनी आर्मी में इसका इस्तेमाल करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक हथियार बनाने वाली कंपनी कॉटन को भी हथियार सप्लाई करने के लिए राजी कर लिया। जब भारत सरकार को इसके बारे में मालूम पड़ा तो उसकी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरदार पटेल खुद जान चुके थे कि हैदराबाद को जो रियायतें दी जा रही है उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हैदराबाद को हर हाल में भारत में शामिल करने के लिए मिलिट्री एक्शन अनिवार्य है। हैदराबाद के मुद्दे पर एक कैबिनेट बैठक बुलाई जाती है। जवाहरलाल नेहरू सैद्धांतिक रूप से मिलिट्री एक्शन के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वह अंतिम विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाहते थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर उन्होंने हैदराबाद पर मिलिट्री एक्शन लिया तो पाकिस्तान भी रिएक्ट करेगा। लेकिन सरदार पटेल के लिए हैदराबाद पर मिलिट्री एक्शन लेना ही उनके लिए पहला विकल्प था। इसीलिए एक घटना घटित होती है। 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हो जाता है। हैदराबाद के निजाम के खास समर्थक अब इस दुनिया में नहीं थे। उसके बाद 22 मई 1948 को जब रजाकारों ने गंगापुर स्टेशन पर ट्रेन में जा रहे हिंदुओं पर हमला कर दिया तो पूरे भारत देश में इस घटना के खिलाफ काफी जन आक्रोश व्यक्त हुआ। इस घटना के बाद पूरे भारत देश में जन आक्रोश चरम सीमा पर पहुंच गया और सरकार पर आक्षेप लगने लगे कि सरकार हैदराबाद मसले पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। सरदार पटेल ने इस घटना के बाद तुरंत जनरल करियप्पा से मुलाकात की। आखिरकार भारत सरकार ने मिलिट्री एक्शन लेने का फैसला ले लिया और जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। दोस्तों, ऑपरेशन पोलो इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि उस वक्त हैदराबाद में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। निजाम कमजोर स्थिति में था क्योंकि उसकी सेना में सिर्फ 24,000 सैनिक थे और केवल 6,000 पूरी तरह से प्रशिक्षित थे। हैदराबाद को जब्त करने और विलय करने के लिए सरकार से निधि प्राप्त करने पर भारतीय सेना कोडाड योजना से अपनी कार्यवाही की शुरुआत करती है। इस योजना में 2 मुख्य जोरों की परिकल्पना की गई थी, पूर्व में विजयवाड़ा और पश्चिम में सोलापुर। सोलापुर से हमले का नेतृत्व मेजर जनरल जयंतनाथ चौधरी ने किया था और इसमें 4 टास्क फोर्स शामिल थे। स्ट्राइक फोर्स यानी कि इसमें सबसे ज्यादा तेज गति से चलने वाली पैदल सेना थी और घुड़सवार सेना और हल्के तोपखाने भी शामिल थे। स्मैश फोर्स में मुख्य रूप से बख्तरबंद इकाइयां और तोपखाने शामिल थे। किल फोर्स पैदल सेना और इंजीनियरिंग इकाइयों से बना था। वीर सेना जिसमें पैदल सेना, टैंक रोधी और इंजीनियरिंग इकाइयां भी शामिल थी। वहीं दूसरी ओर विजयवाड़ा से हमले का नेतृत्व मेजर जनरल अजीत रुद्र ने किया था और इसमें सबसे घातक माने जाने वाली गोरखा राइफल्स और 17वीं पूना हॉर्स की एक स्क्वाड्रन थी। 17 सितंबर तक चले इस ऑपरेशन में हैदराबाद की सेना ने हार मानी और अपने हथियार रख दिए। हैदराबाद के निजाम ने रेडियो प्रसारण के जरिए हैदराबाद को भारत में शामिल होने की घोषणा कर दी। भारतीय सेना द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के अनुसार जनरल चौधरी ने 18 सितंबर को शाम लगभग 4 बजे हैदराबाद में एक बख्तरबंद टुकड़ी का नेतृत्व किया और मेजर जनरल
एल एड्रोस के नेतृत्व में हैदराबाद की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऑपरेशन पोलो के बाद जिसमें भारतीय सेना ने रजाकारों को हरा दिया और हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया, सैयद कासिम रजवी को घर में नजरबंद कर लिया गया और देशद्रोही गतिविधियों और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप में भारतीय कानूनों के तहत मुकदमा चलाया गया। उन्हें 1948 से 1957 तक जेल में रखा गया। उन्हें केवल इस वचन पर जेल से रिहा किया गया वो अपनी रिहाई के 48 घंटों के भीतर पाकिस्तान चले जाएंगे। जब वो रिहा हुआ तो वो पाकिस्तान चला गया। तो ये थी दोस्तों हैदराबाद के भारत में विलय होने की कहानी। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी कोई भी नई वीडियो की अपडेट आप तक आती रहे। थैंक यू।